Hi, hi students. So let us continue with our history. ओके, तो अभी तक हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से जो है रिवॉल्यूशनरीज वगैरह पैदा हो रहे थे यूरोप में, हु वर इंस्पायर्ड बाय द ओरिजिनल आइडियाज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, राइट। और किस तरीके से जो कंजर्वेटिव्स जो वापस आ रहे थे और उनके सेंसरशिप के अंदर किस तरीके से जो है एक्सप्रेशंस को जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वगैरह को जो है कर्टेल करने की, कंट्रोल करने की कोशिश चल रही थी, राइट। So we have looked at these aspects. Now we are going to look at, like the later developments, basically the starting of revolutions. Okay. अब जब जो कंजर्वेटिव रिजिम्स वगैरह जो थे वो अपने पावर को जहां एक तरफ जो है कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे थे, उसको जो है मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे, बेसिकली लिबरलिज्म और नेशनलिज्म का जो आइडिया अब है वो जो है रिवॉल्यूशन के साथ अब एसोसिएट होने लगा था। जैसे कि इटालियन या जर्मन जो स्टेट्स थे, या फिर ऑटोमन एम्पायर के जो प्रोविंसेस थे, आयरलैंड, पोलैंड, ओके, इन सभी एरियाज में। और ये जो रिवॉल्यूशंस जो कि बेसिकली लाइक लिबरलिज्म और नेशनलिज्म वगैरह के आइडियाज से इंस्पायर्ड थे, तो ये रिवॉल्यूशंस लीड कौन कर रहा था? तो वेल, दीज रिवॉल्यूशंस वर लेड बाय लिबरल नेशनलिस्ट्स, ज़्यादातर जो कि एजुकेटेड मिडिल क्लास एलीट थे, जिसके वजह आपको प्रोफेसर्स मिलेंगे, स्कूल टीचर मिलेंगे, क्लर्क मिलेंगे, और सबसे जो कॉमर्शियल मिडिल क्लासेस, मतलब कि बिजनेस के साथ जो इन्वॉल्व है मिडिल क्लासेस, वो सब इसमें थे। अब पहला जो हंगामा होता है वो फ्रांस में ही, ऑफ कोर्स, क्योंकि फ्रांस तो मान लो कि सारे आई मीन शुरुआत में ही रहा है, राइट। सिंस द फ्रेंच रिवॉल्यूशन फ्रांस हैज बीन द, यू कैन से, ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ सच रिवॉल्यूशनरी आइडियाज। तो फ्रांस में ही शुरुआत होती है 1830 में। बॉर्बन डायनेस्टी के किंग्स, जो कि कंजर्वेटिव रिएक्शन 1815 के वियना मीटिंग के बाद, वियना ट्रीटी के बाद, जिनको पावर में जो है दोबारा रिस्टोर किया गया था, इनको जो है फिर से उखाड़ फेंका गया लिबरल रिवॉल्यूशनरीज के द्वारा, ओके। और उन्होंने जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो है वो इस्टेब्लिश की लुई फिलिप के अंदर में, ओके। लुई फिलिप, दैट्स अ क्लोथिंग ब्रांड एज वेल, एनीवेज, हेड के तौर पर। अब एक मैटरनिक ने एक बार कहा था कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी लग जाती है। मतलब क्या हुआ कि फ्रांस में अगर थोड़ी सी भी किसी रिवॉल्यूशनरी आइडिया की शुरुआत होती है तो पूरा यूरोप इससे अफेक्टेड होता ही होता है। तो ये जो जुलाई रिवॉल्यूशन होता है फ्रांस में, इट इट स्टार्ट्स एन अपराइजिंग इन ब्रसेल्स, जिसके परिणाम स्वरूप बेल्जियम जो है वो यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नेदरलैंड से टूट के जो है अलग हो जाता है, मतलब कि शुरू हो जाता है। इसी तरीके से जो है दूसरा जो एक तो हो गया आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन या फ्रेंच अपहीवल, जिसमें कि बॉर्बन डायनेस्टी को उखाड़ फेंका जाता है और फिर से जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्थापित की जाती है। दूसरा जो इवेंट है वो है ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये जो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, इसने भी जो है जो यूरोप के अंदर जो नेशनलिस्ट फीलिंग वाले, जो ये एजुकेटेड एलीट क्लास थे, कुलीन वर्ग थे, उन सबको जो है इकट्ठा होने का, मोबिलाइज होने का मौका दिया। अब ग्रीस जो था वो ओटोमन एम्पायर का जो है हिस्सा रहा था 15th सेंचुरी के टाइम से। अब जब ये जो रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म का आइडिया जो यूरोप में फैल रहा था, ठीक है ना, ये रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म का जो आइडिया यूरोप में फैल रहा था, इसके परिणाम स्वरूप जो ग्रीक्स वगैरह थे, उन्होंने जो है अब ऑटोमन से जो है आज़ादी की शुरुआत कर दी, ठीक है। और ये कब शुरू होता है? 1821 से ही शुरू होता है। अब जो ग्रीस के नेशनलिस्ट, जो कि बेसिकली ऑटोमन से जो है फ्रीडम के लिए संघर्ष कर रहे थे, उनको फिर बाकी ग्रीक्स का भी सपोर्ट मिलता है, लिविंग इन एग्जाइल, जो कि एग्जाइल में रह रहे हैं, देश निकाला में रह रहे हैं। इसके अलावा जो नेशनलिस्ट दूसरे वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज के हैं, ठीक है, उनके भी सिंपैथी होती है, क्योंकि ग्रीक कल्चर जो है वो कह सकते हो कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन के बिल्कुल कोर में है, और इस वजह से जितने भी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज होंगी वो कहीं ना कहीं अपने आप को जो है ग्रीक हिस्ट्री, ग्रीक कल्चर के साथ एसोसिएट करेंगी। और इसी वजह से जो है मतलब जितने भी पोइट्स थे, आर्टिस्ट थे, सब जो है ग्रीस को किस तरीके से दिखा रहे थे? तो यूरोपियन सिविलाइजेशन के कह सकते हो कि पालने की तरह, क्रैडल की तरह, जहाँ से इसकी शुरुआत हुई। और इसकी वजह से जो है जितने भी लोग थे, सबका जो है एक ओपिनियन जो सब जो है कह सकते हो कि वेस्टर्न यूरोपियन के बहुत जितने भी नेशनलिस्ट थे या रिवॉल्यूशनरी थिंकर्स वगैरह थे, वो सभी जो थे वो बिल्कुल ग्रीस के सपोर्ट में थे, उनके नेशनलिस्ट कॉज के सपोर्ट में थे। दे सपोर्टेड ग्रीक स्ट्रगल फॉर अगेंस्ट द
मुस्लिम एम्पायर, द ओटोमन एम्पायर। ओके, अब यहाँ पर देखो कल्चर जो रहा है वो जो है नेशनलिस्ट आइडेंटिटी का एक हिस्सा हो गया है। इंग्लिश पोइट लॉर्ड बैरन, जिनकी कुछ पोएम्स भी आपने पढ़ी होंगी, तो उसने जो है फंड वगैरह भी ऑर्गेनाइज किया इंग्लैंड में, और वो युद्ध में लड़ने भी गया, जहां पर कि वो बेचारा बुखार की वजह से जो है 1824 में मर गया था। ओके, फाइनली ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832, उसके तहत जो है ग्रीस को एक स्वतंत्र देश के रूप में जो है देखा गया, उसको रिकॉग्नाइज किया गया। तो इस तरीके से देखो तो जो ये रिवॉल्यूशंस वगैरह की शुरुआत होती है, तो इसमें दो की इवेंट हमको ध्यान में रखना है। वन इज द upheaval in France in July 1830 when the Bourbon dynasty or Bourbon king was overthrown and Louis Philippe was put in power under a constitutional monarchy। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से आप लोग तो अब तक परिचित हो चुके होंगे पिछली क्लास से ही, क्लास 9 से ही। संवैधानिक मतलब कि मोनार्क तो होगा लेकिन वो संविधान के अंदर काम करेगा, ऑटोक्रेसी नहीं होगी ये, ठीक है, अपनी मर्जी से काम नहीं चलेगा। अब यहाँ पर जो है दूसरा एक आइडिया आता है कि नेशनलिज्म का जो ये आइडिया था और नेशन वगैरह के जो है नेशन का जो कॉन्सेप्ट वगैरह था, इसमें सिर्फ जो है वॉर या टेरिटोरियल एक्सपेंशन वगैरह जो है उसका रोल नहीं था। एक बहुत बड़ा रोल जो इसमें प्ले किया वो क्या, कल्चर ने भी जो है नेशन के आइडिया क्रिएशन में काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया। कल्चर के कंपोनेंट्स में जैसे कि पोइट्री, आर्ट हो गया, पोइट्री, स्टोरीज, म्यूजिक, इन सभी ने जो है नेशनलिस्ट फीलिंग्स को जो है एक्सप्रेस किया, उनको शेप दिया, राइट। तो अब मान लो कि जैसे हम रोमांटिसिज्म की तरफ देखते हैं, रोमांटिसिज्म जैसे आप लोगों ने कभी पीवी शेली की पोएम पढ़ी होगी या इवन विलियम वर्ड्सवर्थ वगैरह की किड्स की पोइट्री, दे वर एक्चुअली लाइक दे वर पार्ट ऑफ रोमांटिक रिवाइवल एनीवे। तो रोमांटिसिज्म जो है दैट वाज अ कल्चरल मूवमेंट जिसने कि एक पर्टिकुलर तरीके के नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को जो है डेवलप करने की कोशिश की, एक अलग तरह के जो है राष्ट्रवादी कह सकते हो कि फीलिंग को, सोच को डेवलप करने की कोशिश की। ओके, जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे या पोएट्स थे, उन्होंने जो है रीजन या साइंस के ग्लोरिफिकेशन की आलोचना की कि भाई रीजन और साइंस पे बहुत फोकस कर दिया आप लोगों ने। उन्होंने किस पे फोकस किया, इमोशंस, इंट्यूशंस, मिस्टिकल फीलिंग्स। अगर आप लोग जो है कह सकते हो कि वर्ड्सवर्थ की पोइट्री के साथ अगर आप आगे बढ़ोगे तो वर्ड्सवर्थ की पोइट्री हो या फिर एस टी कॉलरिज की पोइट्री हो, जॉन कीट्स की पोइट्री हो लेटर ऑन, या बैरन की, पीवी शेली की पोइट्री हो, सब जगह इमोशन, इंट्यूशन, मिस्टिकल फीलिंग तो आपको वर्ड्सवर्थ में ढेर सारा मिलेगा, ठीक है ना, कॉलरिज में भी ढेर सारा मिलेगा। तो ये सब, और इन सब का पर्पस क्या था कि इस तरह के इमोशंस को, इन तरह के जो है फीलिंग्स को जो है जो ग्लोरीफाई करने का जो था ये इनका गोल, इस पर जो फोकस करने का इनका गोल था वो ये था कि इस तरह के लिटरेरी क्रिएशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ पाएंगे, इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है रिलेट कर पाएंगे। उन्होंने लैंग्वेज को भी सिंपल रखने पर जोर दिया और इसके थ्रू जो है एक शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज डेवलप होगा, एक कॉमन जो है कल्चरल पास्ट डेवलप होगा, और ये वही फैक्टर्स हैं जिन पर कि आपकी नेशनल आइडेंटिटी जो है वो डिपेंड करती है। तो रोमांटिक्स में जैसे कि जर्मन फिलोसोफर जॉन गॉटफ्राइड हर्डर, उसने क्लेम किया कि जो जर्मन कल्चर जो है वो कहाँ मिलेगा आपको, कॉमन लोगों के बीच में मिलेगा, द वोक। ओके, वोक मतलब हो गया पीपल, द। अब और ये कॉमन लोग जो हैं उनको आप कैसे पहचानिएगा, तो वेल इट वाज थ्रू फोक सॉन्ग्स, फोक पोइट्री, फोक डांसेस। इन्हीं सब से जो है नेशन का जो है जो सही स्पिरिट है, जो असली भावना है नेशन की, उसको पॉपुलर बना सकते हैं, उसको जो है हम फैला सकते हैं। और इसलिए जो है जोर डाला गया इस तरह के जो है जो फोक कल्चर के जो फॉर्म्स हैं, इन सभी को कलेक्ट करना, इनको जो है रिकॉर्ड करना, इनको फैलाना, ये जो है नेशन बिल्डिंग के प्रोजेक्ट का जो है हिस्सा माना गया। फोकस डाला गया वर्नाक्युलर लैंग्वेज पर, जैसे कि हम लोग के यहाँ है ना, अवधी है, ब्रजभाषा है, राइट, भोजपुरी है, राइट, आई मीन इस तरह से जो वर्नाक्युलर लैंग्वेज जो कि बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं, ठीक है, उन पे जोर डाला गया। जो लोकल जो फोकलोर होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आई मीन इफ यू आर लिविंग इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बिहार, यू मस्ट बी लाइक फेमिलियर विद नेम्स लाइक अल्लाह, उदल, या फिर सलहेस, फिर लोरिक की भी स्टोरीज हैं। ये सब क्या है, ये सब लोकल फोकलोर का हिस्सा है। तो इन सब को कलेक्ट करना जो था वो सिर्फ एक एंशिएंट कह सकते हो कि नेशनल स्पिरिट को, एंशिएंट कल्चरल कह सकते हो कि सिर्फ एक कल्चरल, शेयर्ड कल्चरल पास्ट को कवर करने की कोशिश नहीं थी। ये जो इसका पर्पस जो था वो एक
कह सकते हो कि उन लोगों को भी एक नेशनलिज्म के उन लोगों को भी नेशनलिज्म का मैसेज भेजना था जो कि पढ़े लिखे नहीं थे। ठीक है, रिमेंबर ये उस जमाने की बात चल रही है जबकि लिटरेसी काफी कम हुआ करती थी, और ऐसे में जो है फोक कल्चर, फोक लोर्स, ये सब जो है उन इलिटरेट मासेज के साथ भी, उन इलिटरेट ऑडियंस के साथ भी कनेक्ट होने का, उनको भी अपने साथ जोड़ने का एक बहुत ही पावरफुल टूल था। और ये जो है खास करके पोलैंड का केस रहा, ठीक है ना, जो कि 18th सेंचुरी में रशिया, प्रसिया और ऑस्ट्रेलिया ने एक्चुअली जो है पार्टीशन कर दिया था। अब यद्यपि जो है पोलैंड जो है वो अभी इंडिपेंडेंट टेरिटरी के तौर पर एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन नेशनलिस्ट फीलिंग जो था वो वहां पर अभी भी जिंदा था, और किस चीज के थ्रू? म्यूजिक और लैंग्वेज के थ्रू। कैरल कैरोल कैरोल कर्पिंस्की फॉर एग्जांपल, वो जो है नेशनल स्ट्रगल को जो है सेलिब्रेट किया है उसने जो है अपने ओपेरा और म्यूजिक के थ्रू, और जो फोक डांस है जैसे पोलोनाइज और मजूरका वगैरह थे उनको नेशनलिस्ट सिंबल्स में कन्वर्ट कर दिया। इस तरह से देखो तो फोकलोर वगैरह के कलेक्शन वगैरह, फोकलोर वगैरह पर फोकस या फोक वर्नाकुलर लैंग्वेजेस पर फोकस, ये सब सिर्फ जो है यूरोप के लिए यूनिक नहीं था। इनफैक्ट थिंग्स लाइक दैट हैड हैपेंड इन इंडिया एज वेल। एक ऐसे ही प्रयास की कहानी जो है वो है ग्रिम्स ब्रदर्स, जो ग्रिम्स फेरी टेल्स जो है वो भी जो है इसी का एक हिस्सा है। एनीवेज, तो फोक लोर, फोक कल्चर, वर्नाकुलर, इन सब के अलावा जो है लैंग्वेज जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल, जब रशिया ने जब पोलैंड के कुछ हिस्से पर कब्जा किया तो जो पॉलिश लैंग्वेज था उसको स्कूल से जो है निकाल दिया गया, और उसकी जगह पर जो है रशियन लैंग्वेज को सब जगह जो है इम्पोज किया गया कि भाई पढ़ाई लिखाई जो भी होगी वो रशियन लैंग्वेज में होगी। 1831 में आर्म्ड रिबेलियन हुआ रशियन के अगेंस्ट, ठीक है, जो कि खैर दबा दिया गया। लेकिन इसके बाद जो बहुत सारे जो मेंबर्स थे क्लर्जी के पोलैंड में, वो जो है अब लैंग्वेज को एक नेशनल रेजिस्टेंस के हथियार के तौर पर यूज करने लगे। ओके, वो जो है चर्च गैदरिंग्स में जितने भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस थे वो सब अब किस लैंग्वेज में दिए जाने लगे? पॉलिश में। देखो लैंग्वेज कितना पावरफुल हो सकता है। दैट इज वाई लाइक वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल, हम लोग हिंदी यूज करते हैं, इंग्लिश यूज करते हैं, बट देन वी शुड रिमेंबर लाइक वी आल्सो हैव आवर लाइक लोकल लैंग्वेज, खास करके इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पर की लैंग्वेज की इतनी डाइवर्सिटी है, यहाँ पर जो आपका ओरिजिनल लैंग्वेज है, जो आपका नेटिव लैंग्वेज, उसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। एनीवेज, इसी वजह से पॉलिश वगैरह के इस यूज चूंकि यूज चर्च वगैरह में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन में जारी रहा, तो बहुत सारी प्रीस्ट बिशप वगैरह को जेल में डाल दिया गया या फिर उनको साइबेरिया भेज दिया गया पनिशमेंट के तौर पर। ठीक है, कि वो रशियन में प्रीचिंग नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पर क्या हो गया, पॉलिश का यूज जो था वो खुद में एक जो है नेशनलिज्म का सिंबल बन गया, और वो जो है रशियन डोमिनेंस के अगेंस्ट जो है एक स्ट्रगल का टूल बन गया, सिंबल बन गया। ओके, खैर चलो, सो दैट इज इट फॉर दिस सेक्शन। इन द नेक्स्ट वन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लाइक किस तरीके से जो है जो इकोनॉमिक हार्डशिप आती है 1830s में यूरोप में, और उसके बाद जो है किस तरीके से पॉपुलर रिवोल्ट वगैरह जो है वो शुरू होते हैं। सो वी विल लुक एट दैट एंड देन वी विल आल्सो लुक एट द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, बट दैट विल बी इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, बाय बाय।